मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं राजेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल राजेंद्र ज्ञान विज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को या जानने को मिलता है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। आज का यह वीडियो जो है SCERT रायपुर के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत जैव विविधता एवं वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता, इससे पहले हम जैव विविधता एवं वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीवों में जो अंतर या विभिन्नताएं पाई जाती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यह विभिन्नताएं या अंतर जो होता है यह जीवों की रचना में हो सकते हैं या फिर उनके आकार में या स्वभाव में या उनके गुणों में हो सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। उसके पश्चात आता है वर्गीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो है हम किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विविध प्रकार के जीवों को हम अलग अलग समूह में व्यवस्थित करते हैं। अर्थात जीवों को उनके रचना, आकार, उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में समूहबद्ध करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अर्थात देखते हैं जैव विविधता की परिभाषा। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के अनेक प्रकार को ही उस क्षेत्र विशेष की क्या कहते हैं, हम जैव विविधता कहते हैं। अर्थात जैसे हम किसी एक क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हम कुछ जीव दिखाई पड़ते हैं। जैसे साल वृक्ष किसी एक क्षेत्र विशेष में चले गए तो हमको साल वृक्ष देखने को मिले, उसी प्रकार से हम जब किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो हमको वहां पर साल वृक्ष की तुलना में अन्य वृक्ष देखने को मिलते हैं। अर्थात दोनों ही क्षेत्र विशेष के जो जीवों में है हमको विविधता देखने को मिलता है। यही है हमारा जैव विविधता। अब देखते हैं जीव शब्द से तात्पर्य जिनमें जैविक प्रक्रियाएं संचालित होती है, जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि, जिसके अंतर्गत हम रखते हैं किनको, पौधों को और जंतुओं को हम जीवों के अंतर्गत रखते हैं। इन्हीं पौधों एवं जंतुओं में जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसके पश्चात हम वर्गीकरण की परिभाषा को देखते हैं। जीवों को खोजकर पहचानने, नाम देने तथा इनके गुणों व आदतों का पता लगाकर उचित समूहों में समूहबद्ध करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीवों को खोजते हैं, फिर उनको पहचानते हैं, फिर उनको नाम देते हैं तथा इनके गुणों और आदतों का अध्ययन करते हैं। अर्थात समान गुण वाले जीवों को एक समूह में रखकर उनको समूहबद्ध करते जाते हैं। इसी प्रकार से जीवों को समूहबद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में जानने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है भारतवर्ष में वर्गीकरण का प्रमाण वेद एवं उपनिषद में भी देखने को मिलता है। भारतवर्ष में भारत के आयुर्वेदाचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में लगभग 200 प्रकार के जंतुओं और 340 प्रकार के पेड़ पौधों को उनके गुणों के आधार पर समूहबद्ध किया था। उसके पश्चात हिप्पोक्रेटस एवं अरस्तु ने जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और अरस्तु ने जीवों को 2 समूह में समूहबद्ध किया। पहला समूह था स्थलीय जीव, दूसरे समूह था जलीय जीव। तत्पश्चात थियोप्रास्टस नामक वैज्ञानिक ने पौधों को उनके बाह्य आकारी के आधार पर अपने पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में वर्गीकृत किया, जिसके लिए उन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद 1686 में जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने बहुत से पेड़ पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और इन्होंने ही वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। तत्पश्चात कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने पौधों को उनके लैंगिक अंगों की उपस्थिति व उसके संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण दिया था, जिसे हम लैंगिक वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। तत्पश्चात कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके लिए हम कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण के पिता के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो है संपूर्ण जीव जगत को कितने जगत में बांटा था? 2 जगत में बांटा था, जिसको हम द्विजगत वर्गीकरण कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के समय पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीवों के गुणों एवं उनके विकास के आधार पर उन्हें एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना ही पदानुक्रम व्यवस्था कहलाया। अंतर्गत देखते हैं कि कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत के अंतर्गत बांटा था। एक था पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत। तो देखते हैं पादप जगत और जंतु जगत में बांटने का मुख्य आधार क्या क्या था। इन्होंने जो है उन जीवों की पोषण विधि, उनकी गति एवं कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को 2 जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत के अंतर्गत। इस द्विजगत वर्गीकरण में बहुत सारी खामियां पाई गई। जैसे इन द्विजगत वर्गीकरण के अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक ही समूह या एक ही जगत के अंतर्गत रखा गया था। और द्विजगत वर्गीकरण की दूसरी खामी यह थी कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को एक ही समूह में रखा था और इन्होंने जो है हरित लवक युक्त कोशिका और हरित लवक विहीन कोशिकाओं को भी एक ही समूह में रखा गया था। इस कमी को दूर करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उनमें से एक वैज्ञानिक थे R.H. विटेकर, जिन्होंने 1969 में संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया। संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत करने का मुख्य आधार इस प्रकार से है। पहला देखते हैं केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। यदि किसी कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है अर्थात अनुपस्थित होता है, तो ऐसे कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। यदि किसी कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, तो ऐसे कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं और जीवों को यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। दूसरा है शरीर के संगठन का स्तर, अर्थात जीवों का जो शरीर है किनके संगठित होने से बनता है? कोशिकाओं के संगठित होने से बनता है। अर्थात वह जीव कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरा होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ये था दूसरा आधार। तीसरा आधार देखते हैं पोषण विधि, अर्थात वे जीव किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे एक होते हैं स्वपोषी, जिसके अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे आते हैं विषमपोषी, जिसके अंतर्गत आते हैं जंतुएं।
यहाँ 5 जगत वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहला मुनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा कवक जगत, चौथा पादप जगत, पांचवा जंतु जगत। तो पहला देखते हैं मुनेरा जगत के अंतर्गत हम किस प्रकार के जीवों को रखते हैं। मुनेरा जगत के जीव जो होते हैं एक कोशिकी होते हैं, अर्थात ये जीव जो होते हैं एक कोशिका से ही बने होते हैं और इनकी ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनकी कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सभी जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी से तात्पर्य कुछ जो मुनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो कुछ होते हैं विषमपोषी से तात्पर्य दूसरे पर निर्भर होते हैं। और इन जीवों के कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, लेकिन यह कोशिका भित्ति ग्लाइकान का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकान मुख्यतः प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत जीवाणु आता है, एनाबीना, बहुत सारे जीवाणु आते हैं जैसे इस्चेरिचिया कोलाई। एनाबीना को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के कुछ लक्षण देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और क्या होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक से तात्पर्य इनकी कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और इनके कोशिका द्रव्य में सुविकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। ये जो होते हैं स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। और आगे का लक्षण इनका है संपूर्ण जैविक क्रियाएं जो होती है एक ही कोशिका के अंदर पूरा होता है। जैविक प्रक्रिया से तात्पर्य मैं बता चुका हूँ, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, ये सभी क्रियाएं जो होता है हमारे जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यहाँ पर स्पेशली जो है यूग्लिना में जो होता है पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए यूग्लिना को हम पौधे एवं जंतुओं के मध्य का संयोजी कड़ी कहते हैं। अर्थात यूग्लिना में जंतुओं के समान लक्षण और पौधों के समान लक्षण पाए जाते हैं। दोनों लक्षण एक ही जीव में पाया जाता है। जैसे यूग्लिना में पौधों के समान जो होते हैं हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है। लेकिन रात के समय जब यूग्लिना को भोजन करना होता है तो उस समय यह विषमपोषी अर्थात जंतुओं की भांति विषमपोषी पोषण व्यवहार प्रदर्शित करता है और यूग्लिना के कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तीसरा जगत देखते हैं कवक जगत या फंजाई जगत। इस जगत के जीव जो होते हैं एक कोशिकीय, लेकिन अधिकांशतः जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। और कवक जो होते हैं ये कैसे जीव होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनके कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में विकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। और कवक जगत के जो जीव होते हैं विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी के वास्तव में देखें तो बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे सहजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी, परभक्षी और भी अन्य होते हैं। लेकिन जो कवक होते हैं वो 3 प्रकार के पोषण विधि प्रदर्शित करते हैं। एक सहजीवी होता है, दूसरा मृतोपजीवी, फिर एक होता है परजीवी। सहजीवी से तात्पर्य
दो जीव आपसी तालमेल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी एक दूसरे को क्षति पहुंचाए बिना। जैसे हम देखते हैं उदाहरण लाइकेन का। लाइकेन जो होता है शैवाल एवं कवक के मिलने से बना हुआ होता है, जिसमें कवक पानी एवं खनिज लवणों को अवशोषित करके किसको देता है? शैवाल को देता है। शैवाल इन खनिज लवणों और पानी को प्रकाश की उपस्थिति में एक जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका उपयोग कवक करता है और दोनों इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी लाइकेन से हम लिटमस पेपर का निर्माण भी करते हैं। और लाइकेन वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक भी होता है। अब उसके बाद आता है हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी के अंतर्गत ऐसे कवक आते हैं जो अपना भोजन मृत जीवों से अर्थात मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। ये कवक जो होते हैं मरे हुए जीवों के शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपने एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और उसको अवशोषण विधि के द्वारा अर्थात सोखने की विधि के द्वारा अपने शरीर में खींचते हैं और अपना भोजन पूरा करते हैं या भोजन करते हैं। उसी प्रकार से होता है परजीवी। परजीवी मतलब ऐसे कवक जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और दूसरे जीव को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। ऐसे प्रकार के पोषण विधि को परजीवी कहते हैं, पोषण विधि। उसी प्रकार से जो कवक होते हैं वो कैसे संरचना? धागों के समान तंतुमयी संरचना वाले होते हैं और ये तंतुओं का क्या बनाते हैं? जाल बनाते हैं, जिसे कवक जाल कहते हैं या माइसीलियम कहते हैं। और इन कवक के कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, लेकिन इनका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, या इसको हम फंगस सेल्यूलोज के नाम से भी जानते हैं। और इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं नहीं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट एवं मशरूम। उसके बाद चौथा जगत देखते हैं, पादप जगत या प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर जो है 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ होता है। और ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक से तात्पर्य इनके कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में सुविकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। और जो होते हैं सभी पादप जो होते हैं कैसे होते हैं? स्वकोषी होते हैं, अर्थात इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज लवणों की उपस्थिति में अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाती है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। इनके कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटी कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और इनमें क्या पाया जाता है? क्या बोला था मैंने? हरित लवक पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वकोषी होते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल। शैवाल जैसे कि आप नदियों में देखे होंगे, आपको चटकीले हरे रंग के दिखाई देते हैं, ये शैवाल होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जितने भी संपूर्ण पेड़ पौधे आपके आसपास दिखाई देते हैं, ये सभी भी पादप जगत के अंतर्गत आते हैं और ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पांचवा जगत देखते हैं, जंतु जगत। जंतु जगत के जीव जो होते हैं ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय से तात्पर्य मैंने बताया, उनके शरीर का संगठन का स्तर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं तक का होता है। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक से तात्पर्य इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में सुविकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। और जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी जंतुएं आते हैं
ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार से है, इनके कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, अर्थात कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, और इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, अर्थात हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनमें जो पोषण विधि होता है अंतर्ग्रहण विधि द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण विधि से तात्पर्य हम भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं, निगलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। जीवों में अंतर्ग्रहण करने के लिए या फिर भोजन को अंतर्ग्रहण के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। जैसे मनुष्यों में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है, हमारा मुंह पाया जाता है। तितलियों में क्या पाया जाता है, रस को चूसने के लिए उनमें नली पाया जाता है। पक्षियों में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए क्या पाया जाता है, उनमें चोंच पाया जाता है। वो चोंच के माध्यम से भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जो है जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आ जा सकते हैं। ये जो है जंतु जगत के मुख्य लक्षण हैं। इसके अंतर्गत जो होते हैं उदाहरण शेर, मनुष्य, जितने भी जंतु आपको आसपास दिखाई देते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी को मेरा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला तो जरूर आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ इसमें और कमी हो सकती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।